अध्याय 12 का लास्ट टॉपिक भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया था तथा इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, लिखित तथा विस्तृत संविधान, रिटन एंड कम्प्रहेंसिव। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। इसमें इसमें कुल 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां थी। बोलने का मतलब जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तब जब ये बनकर तैयार हुआ था तो इसमें कुल 395 अनुच्छेद तथा 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। जबकि वर्तमान समय में 450 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। दूसरा है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 32 तक भारतीयों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीयों को क्या प्रदान किए गए हैं? इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। इन मौलिक अधिकारों को 6 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, समानता का अधिकार। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 5, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। नंबर 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तीसरी जो विशेषता है वो है संपत्ति का अधिकार, एक साधारण अधिकार। राइट टू प्रॉपर्टी इज एन ऑर्डिनरी राइट। 1979 ईस्वी तक भारतीय नागरिकों का संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, परंतु 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है। अतः इस अधिकार को एक साधारण अधिकार का रूप दे दिया गया है। नंबर 4, चौथी जो इसकी विशेषता है वो है फंडामेंटल राइट ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य। 1976 ईस्वी में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं। मूल रूप से ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये रूस के संविधान से लिए गए थे। नंबर 1, ये जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। नंबर 1, संविधान का पालन करना, इसके आदर्शों, इसकी संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना, उन सभी आदर्शों का सम्मान एवं पालन करना जिन शुभ आदर्शों ने स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रोत्साहित किया था। तीसरा जो है वो है देश की सुरक्षा एवं अखंडता का समर्थन एवं सुरक्षा करना। चौथा है देश की सुरक्षा एवं अखंडता के लिए राष्ट्रीय सेवा करना। पांचवा है धार्मिक, भाषाई, प्रादेशिक एवं वर्गीय भिन्नताओं से ऊपर उठकर भारत के समस्त लोगों में सहबंधुत्व एवं समानता की भावना विकसित करना तथा स्त्रियों की प्रतिष्ठा का अपमान करने वाली प्रथाओं का त्याग करना। नंबर 6, संयुक्त संस्कृति के अभूतपूर्व विरासत का सम्मान करना तथा उसको स्थापित एवं सुरक्षित करना। नंबर 7, वनों, झीलों, नदियों एवं वन्य जीवन सहित प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं सुधार तथा जंतुओं के प्रति दया का व्यवहार करना। नंबर 8, वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद तथा निरीक्षण एवं सुधार करने की प्रवृत्ति विकसित करना। नंबर 9, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा एवं हिंसा को त्यागने का प्रण करना। नंबर 10, व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में श्रेष्ठता प्राप्त करना ताकि राष्ट्र प्रगति एवं उपलब्धियों के उस स्तर की ओर निरंतर बढ़ता रहे। नंबर 5वीं जो इसकी विशेषता है वो राज्य के निर्देशिक सिद्धांत। इन सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया था और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। राज्य नीति के ये निर्देशक सिद्धांत शासन का मार्गदर्शन करने तथा सामाजिक, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए संविधान में अंकित किए गए हैं। प्रमुख राज्य निर्देशक सिद्धांत ये हैं: आजीविका के लिए पर्याप्त साधनों की व्यवस्था करना, पुरुषों एवं
स्त्रियों के लिए सम्मान कार्य पर सम्मान वेतन देना। नंबर 3, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा देना। नंबर 4, ऐतिहासिक भवनों की सुरक्षा का प्रबंध करना। नंबर 5, ग्राम पंचायतों की स्थापना करना। नंबर 6, कुटीर उद्योगों, कृषि तथा पशुपालन को प्रोत्साहित देना। नंबर 7, हरिजनों, पिछड़ी जातियों एवं जनजातियों के उत्थान के लिए कानून बनाना। नंबर 8, वृद्धों तथा विकलांगों की रक्षा करना। नंबर 9, नशाबंदी को लागू करवाना। नंबर 10, कार्यपालिका व न्यायपालिका को अलग करना। ये निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत नहीं है। अभिप्राय ये है कि इन सिद्धांतों को लागू करवाने के लिए किसी न्यायालय की शरण में नहीं ली जा सकती। अर्थात मायने ये हुए इसकी कि अगर ये नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो अगर लागू नहीं होते हैं तो इनको लागू करने के लिए हम जो हैं वो न्यायालय में नहीं जा सकते, न्यायालय में अपील नहीं कर सकते। अर्थात यदि कोई सरकार इनको लागू नहीं करती है तो उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। नंबर 6, छठा जो है वो विशेषता, संपूर्ण प्रभुता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा प्रजातंत्रीय गणराज्य। प्रस्तावना में भारत को प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रीय गणराज्य घोषित किया गया है। भारत एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न राज्य है। इससे अभिप्राय ये है कि अपनी आंतरिक तथा बाह्य नीति का निर्माण करने के लिए पूर्ण रूप में स्वतंत्र है। दूसरा, प्रस्तावना में भारत को समाजवादी राज्य कहा गया है। इससे अभिप्राय है कि भारत के समस्त नागरिकों को अपनी उन्नति के विकास के लिए समान अवसर प्राप्त होंगे। उत्पादन एवं वितरण का प्रयोग संपूर्ण समाज के लिए किया जाएगा। नंबर 3, भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है क्योंकि भारतीय संविधान ने किसी विशेष धर्म को राज्य धर्म नहीं माना है तथा सभी भारतवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। नंबर 4, भारत एक लोकतंत्रीय राज्य है क्योंकि संविधान ने वयस्क मताधिकार के आधार पर निश्चित चुनावों की व्यवस्था की है। अर्थात 18 वर्ष तथा इससे अधिक आयु वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार दिया गया है। 25 वर्ष तथा इससे अधिक आयु के प्रत्येक योग्य व्यक्ति लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है। नंबर 5, भारत में गणराज्य है क्योंकि इसका मुखिया भावार्थ राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। नंबर 7, संसदीय शासन प्रणाली। संविधान ने भारत में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की है। यह तथ्य संविधान की निम्नलिखित व्यवस्थाओं से स्पष्ट हो जाता है। नंबर 1, संविधान ने नाममात्र कार्यपालिका तथा वास्तविक कार्यपालिका दोनों की व्यवस्था की है। राष्ट्रपति भारत का जो है वो नाम मात्र कार्यपालिका तथा प्रधानमंत्री नेतृत्वाधीन मंत्रिपरिषद का वास्तविक कार्यपालिका है। राष्ट्रपति अपना कार्य मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार ही करता है। भारतीय संविधान में ये व्यवस्था है कि राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद परामर्श को स्वीकार करना अनिवार्य है। मंत्रिपरिषद अपनी नीति एवं कार्यों के लिए संसद के निम्न सदन अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद अपने पद पर तब तक रह सकती है जब तक उसको निम्न सदन अर्थात लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। नंबर 4, लोकसभा अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को निश्चित समय से पूर्व त्यागपत्र देने के लिए विवश भी कर सकती है। ऐसी व्यवस्थाएं संसदीय शासन प्रणाली का साकार रूप है। कठोर तथा लचीला संविधान, रिगिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। सैद्धांतिक पक्ष से भारतीय संविधान एक कठोर संविधान है। सैद्धांतिक रूप से कठोर संविधान वे होता है जिसमें संशोधन के लिए विशेष विधि निश्चित की जाती है। इस पक्ष में भारत का संविधान कठोर संविधान है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 368 में ये एक विशेष संविधान विधि निश्चित की गई है। कठोर संविधान का द्वितीय लक्षण होता है कि उसमें साधारण कानून का निर्माण करने के लिए पृथक विधि निश्चित की जाती है। इस पक्ष से भारतीय संविधान कठोर संविधान है क्योंकि भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए पृथक विधि तथा साधारण कानूनों का निर्माण करने के लिए एक पृथक विधि निश्चित की गई है। संविधान में संशोधन करने के उद्देश्य के लिए भारतीय संविधान को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक भाग वे है जिसमें संसद केवल साधारण बहुमत से परिवर्तन कर सकती है। यह भाग संविधान के लचीले होने की पुष्टि करता है। दूसरा भाग वे है जिसमें करने के लिए असल में दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 1/3 का बहुमत चाहिए। संविधान की ये कठोरता का
कठोरता का लक्षण है। तीसरा भाग वे है जिसमें संशोधन करने के लिए संसद के दोनों सदनों की कुल बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के अतिरिक्त अतिरिक्त कम से अधिक एक एक आधा मतलब बहुमत के आधा राज्य विधानसभाओं की पुष्टि अनिवार्य है। ये भाग संविधान के अति कठोर होने का प्रमाण है। इस प्रकार भारतीय संविधान अधिक कठोर है और अधिक लचीला भी है, अपितु वे कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है। नंबर 9, संघीय सरकार, फेडरल गवर्नमेंट्स। भारतीय संविधान में संघ, फेडरेशन शब्द का प्रचलन नहीं किया गया है। अनुच्छेद प्रथम में भारत को राज्यों का संग्रह घोषित किया गया है। फिर भी कुछ लेखकों का मत है कि संविधान संघकार की स्थापना करता है, संघ सरकार की स्थापना करता है, क्योंकि उसमें सभी तंत्र विद्यमान हैं जो संघीय सरकार में होने अनिवार्य है। संविधान ने द्वैध शासन प्रणाली को व्यवस्था को भी भारतीय संघ में केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त 28 राज्यों की व्यवस्था की गई है। संघात्मक प्रणाली के सिद्धांत के अनुसार संविधान द्वारा केंद्र तथा राज्यों में शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च लिखित कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका तथा द्विसदनीय विधानमंडल भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। नंबर 10, एक एक एकाकीपन लक्षण, यूनिटरी फीचर्स। भारतीय संविधान में बहुत एकात्मक तत्व मिलते हैं। उदाहरण शक्तियों का विभाजन केंद्र को बहुत शक्तिशाली बनाता है। महत्वपूर्ण विषय संघीय सूची में अंकित किए गए हैं और उसके अतिरिक्त अवशिष्ट शक्तियों की केंद्र को दी गई हैं। एकल नागरिकता, एक संगठित न्यायपालिका, एक रूप शासन, राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियाँ आदि भी एकात्मकता के चिन्ह हैं। नंबर 11, धर्मनिरपेक्ष राज्य, सेक्युलर स्टेट। संविधान की प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। संविधान ने ऐसी व्यवस्थाएं की हैं जो धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए आवश्यक विशेषताएं होती हैं। संविधान ने न किसी विशेष धर्म को राज्य धर्म का दर्जा नहीं दिया है तथा सभी धर्मों के लोगों को समान माना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपनाने तथा उसके प्रचार की स्वतंत्रता है। धार्मिक संस्थाओं को धार्मिक प्रचार के लिए संपत्ति आदि रखने के लिए उसका प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। सरकारी पदों पर नियुक्त करते समय नागरिकों के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। धर्म व्यक्ति का एक व्यक्तिगत विषय है और राज्य उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। 12वीं विशेषता, स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को व्यवस्था करते समय संविधान निर्माताओं ने ये सभी सिद्धांत अपनाने का प्रयत्न किया है कि जो सिद्धांत स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए अनिवार्य हों। न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार केवल राष्ट्रपति को सौंपा गया है, जो कि कुछ न्यायाधीश तथा उसके जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा उसके परामर्श से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पूरी होने तक सेवानिवृत्त होते हैं। न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते जो है अत्यधिक हैं। नंबर 13, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। भारत में अमेरिका की भांति दोहरी नागरिकता नहीं है बल्कि एकल नागरिकता। इसका अभिप्राय यह है कि भारत में किसी व्यक्ति को राज्य की नागरिकता प्राप्त नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति संपूर्ण भारत का नागरिक माना जाता है। अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति को पहले उस राज्य की नागरिकता प्राप्त करनी पड़ती है जिसमें वो जन्म लेता है अथवा रहता है। साथ ही उसको संयुक्त राज्य अमेरिका की भी नागरिकता प्राप्त होती है। स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है, परंतु भारतीय संविधान में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ये 14th जो इसकी विशेषता है वो है वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान में प्रत्येक सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली के स्थान पर संयुक्त चुनाव प्रणाली को अपनाया गया है और इसके आधार पर जो है भारत में सभी 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले वयस्क पुरुष तथा स्त्री को मत देने का अधिकार दिया गया है। इसमें किसी जाति धर्म विशेष के आधार पर या किसी को उसकी स्थिति या अमीरी या गरीबी के आधार पर कोई विशेष अधिकार नहीं दिया गया है। सभी को चुनाव में वोट देने का समान अधिकार दिया गया है।